हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं अपना अभी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने बात की थी, यानी मैंने आपको लिखवाया था। आप में से जो भी लिखे होंगे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं लिखे हैं तो आप लोग बाद में पछताएंगे कि हम काश लिख लेते तो बेटर होता। सो दैट यदि आप अभी मेरी बात मान लेंगे तो मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा प्लीज़, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या था कि हमने बात की थी। आपको मैं एक बार थोड़ी से रिकॉल करा देती हूँ आपको कि पहले हमने क्या पढ़ा। तो इसमें हमने पढ़ा था कि 1773 से लेके 1858 तक का बात करें यदि हम, तो कंपनी का शासन जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखते हैं कि 1858 से 1947 तक क्या माना जाता है, तो 1858 से 1947 तक आपका ताज का शासन माना जाता है। कई बार स्टेट पीसीएस या कि आपके वनडे लेवल के एग्जाम में क्वेश्चंस इससे बने हैं। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है। और यूपीएससी भी हालांकि इतना फैक्ट नहीं पूछेगा कि डायरेक्टली ये पूछ ले, लेकिन हाँ उसमें वो दे देता है आपका स्टेटमेंट बना के कि कब से कब तक कि इसके बारे में आपका कौन सा कथन सही है या गलत है, तो आपको वो चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें से फिर हमने डिवाइड करके कंपनी का शासन जो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद आपका आता है 1781 का। और हो सके ना तो आप लोग क्या करिएगा कि हम तो इसको एक्सप्लेन करके लिख ही रहे हैं कि 1773 में क्या क्या हुआ था। कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर उसकी कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता जो, तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है कि हम इसे अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं। बट यदि आपको मतलब कभी टाइम मिले ना, तो एक काम करिएगा कि जैसे 1773 उसके सामने आपको लिखना है रेगुलेटिंग एक्ट, बस कुछ नहीं लिखना आगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 पिट्स इन द एक्ट, फिर जो आपका आता है कि 1813, 1833, 1853, तो इनमें क्या हुआ था कि आपका जो चार्टर एक्ट आता है 1793 का आता है, 92 का, उसको उसके बारे में बस इतना इतना लिखना है कि इस सन में क्या हुआ था विकास। सीधे सीधे आपको जोड़ियाँ मिलाने को दे दी जाती है। और वहाँ पे ये बात की अभी बिहार पीसीएस का आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको, यदि आप में से कई सारे लोग फॉर्म तो डाले ही होंगे, ऐसा नहीं है कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो किसी और का फॉर्म नहीं फिल करते हैं, तो वहाँ पे ना ऐसे क्वेश्चन बनते बहुत ज़्यादा। बिहार पीसीएस में तो मैंने उसका जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको देखा है, तो सेम ऐसे ही जोड़ियाँ मिलाने के लिए रहता। इसलिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए अच्छे तरीके से और इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अपना जो है ताज का शासन। लेकिन इससे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को आंसर पहले बताना, उसके बाद तो मैं लास्ट में इसका आंसर बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। ये 2019 में पूछा गया था। और देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि ये मैटर नहीं करता कि आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे जा रहे हैं या पॉलिटी में पूछे जा रहे हैं। ये मैटर करता है कि आपके पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। फिर हमारे चाहे पॉलिटी में पढ़ना पड़े चाहे हिस्ट्री में पढ़ना पड़े, डजेंट मैटर, हमें पढ़ना है। ठीक है, और क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं और इसलिए इसको बिल्कुल भी आप में से कोई भी स्किप नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि चार्टर एक्ट, जो आपका चार्टर एक्ट है कौन सा, 1813 वाला चार्टर एक्ट जो है, 4 चार्टर एक्ट आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे से क्या हुआ था कि चार्टर एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला स्टेटमेंट आपका था कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इसे कवर कराया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 1813 के चार्टर एक्ट की बात हो रही है। यहाँ पे क्या कर दिया गया था, चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर, यानी कि चाची के व्यापार को छोड़कर यहाँ पे चाय हो गया आपका और ये चीन हो गया। ठीक है, इसके व्यापार को छोड़कर पूरा एकाधिपत्य समाप्त कर दिया था। हो सकता है पहला स्टेटमेंट सही हो सकता है गलत भी हो। ठीक है, ये आपको बताना है। दूसरा आता है यहाँ पे, किसने कंपनी द्वारा अधिकार लिए, मतलब कि अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी कि क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। ठीक है, कि यहाँ पे क्या बताया गया कि कंपनी द्वारा, मैं 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ एंड आशा करती हूँ कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें क्या बताया गया कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ध्यान से देखिएगा, ताज का शासन हमने कब से कब तक बताया, थोड़ा सा इस पे नज़र दौड़ाइएगा। ठीक है, और अब क्या आता है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। यानी कि 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। भारत का जो राजस्व था वो ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ चुका था।
इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। आपके पास ऑप्शन आता है पहला केवल 1 और 2, दूसरा आता है 2 और 3, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास 1 और 3, और चौथा ऑप्शन जो बनता है आपका 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसमें से अब आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा इसका सही स्टेटमेंट है। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या क्या बातें कही गई हैं। और थोड़ा सा देखो क्वेश्चन ना बहुत घुमाया यहाँ पे, और आपके माइंड का खेल है। और देखिए अभी मैं जब बताऊंगी तो हो सकता है भी मुझे जो लगता है कि आप में से कई सारे लोग मेजर गलती करेंगे, वो लास्ट में बताएंगे। खैर अब आते हैं हम लोग 1858 के चार्टर एक्ट, जो आपका चार्टर अधिनियम आया था उसकी बात करते हैं। यहाँ पे भारत शासन अधिनियम होगा। ठीक है, तो खैर इस PDF में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो ये जो आपका आता है भारत शासन अधिनियम, क्योंकि यहाँ से ना आपका क्या हो गया था कि 1858 से 1947 तक ताज का शासन आ चुका था। ठीक है, तो देखिए इतना भी आप याद रखेंगे ना कि 1858 से 1947 तक ताज का शासन था। काफ़ी मतलब अब ये देखो ऐसा होता नहीं है कि सारे क्वेश्चन के आंसर हमें आते हो। एलिमिनेशन मेथड ही बहुत ज़्यादा काम आती है हमारी, बहुत ज़्यादा नहीं बट कहीं ना कहीं काम आती है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में हमें आते क्वेश्चन भूल भी जाते हैं। तो वही हमारा कॉन्सेप्ट फिर बताता है भैया ऐसे 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 था, तो वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। इसलिए रट्टा मारने की जगह थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो उसमें हुआ क्या था, आपको तो ये घटना पता है ना कि ताज का शासन आने की क्या है मतलब कि क्यों आया। क्योंकि देखिए पहले से ही जो कंपनी मतलब व्यापार करने लगी, प्रशासनिक अधिकार भी दे दिए गए, राजनीतिक अधिकार भी दे दिए गए, लेकिन मेजर कारण कहाँ पे आके रुका यहाँ पे कि जो 1857 का विद्रोह हुआ। किसका? कई लोग कहते हैं कि सैनिक का विद्रोह है या कि राष्ट्रीय विद्रोह है, जो भी था। तो इसमें क्या हुआ यहाँ पे, खैर इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं कि किसने क्या कहा था 1857 के विद्रोह में, उसको भी मैं किसी दिन आपको कवर करा दूंगी। तो यहाँ पे इसमें जो कहा गया ना कि 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद महारानी जी ने क्या किया कि कंपनी के एक छत्र राज्य को खत्म कर दिया। यानी कि पहले तो 1858 तक, या कि हम 1853 तक की बात करें तो देखो 13 में क्या हुआ, एकाधिपत्य समाप्त किया गया। 33 में क्या हुआ कि पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। लेकिन बाद में क्या होता है, यानी कि जब उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, अब कंपनी पूरे तरीके से क्या कर सकती थी, मतलब ब्रिटिश के कोई भी लोग आके, कोई भी एनी पर्सन आके यहाँ पे क्या कर सकता था, व्यापार कर सकता था, अधिकार कर सकता था, कोई रोक टोक नहीं थी। उसका काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे प्रभुत्व बनता जा रहा था। लेकिन जब वो यहाँ पे 1857 का विद्रोह हुआ तो ताज को समझ में आ चुका था कि भैया भारतीय इतने आसानी से मानने वाले नहीं है, इनको कुछ लॉलीपॉप खिलाना पड़ेगा। लॉलीपॉप ही ये खिलाते थे, उसके आगे कुछ करते नहीं थे। तो उन्हें ये समझ में आ चुका था कि अब इनके लिए कुछ ना कुछ तो हमें कोशिश करनी होगी, और उन्होंने बेशक वो करने की कोशिश भी की। और यहाँ पे क्या किया इन्होंने कि अपने हाथ में पूरी शासन सत्ता ले ली। अभी मैंने आपको बताया था कि एक बार 1773 में जो वहाँ का गवर्नर था, गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगता है, बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से। फिर एक बार उसका चेंज होता है 1833 में, वो जाना जाता है भारत के गवर्नर जनरल के नाम से। और एक बार अब फिर चेंज हो रहा उसी पद का नाम, तो अब वायसराय के नाम से वो जाना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या किया कि इन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली। और उसके बाद क्या कर दिया गया यहाँ पे कि जो इंग्लैंड थी, यानी कि उसका पूरा मतलब ये था कि भैया अब हमारे हाथ में पूरी सत्ता आ चुकी है, और जो गवर्नर जनरल था उनका नाम बदल दिया गया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसे नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद आता है जो पहले गवर्नर जनरल थे, कभी कभी ये भी पूछ लेता है UPSC नहीं, स्टेट PCS या अदर लेवल के एग्जाम। ठीक है, तो जब हम पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें स्किप करके नहीं जाएंगे, क्योंकि फैक्ट कुछ ऐसे भी बन सकते हैं, इसलिए हमें पढ़ना है। स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं कि पहले गवर्नर जनरल ये थे या ये थे। ठीक है, तो पहले वायसराय कौन थे, आपके पहले वायसराय जो जाने जाते हैं वो लॉर्ड कैनिंग थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वायसराय की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय विधान परिषद, या कि आप बात करोगे कि भारतीय परिषद का गठन किया गया, तथा यहाँ पे क्या किया गया कि भारत राज्य सचिव के पद की स्थापना की गई। इसमें क्या किया गया कि 15 जो सदस्यीय विधान परिषद थी उसका, यानी कि इंडियन काउंसिल बनाई गई। और इनकी जो
एक तो थी कि विधान परिषद का गठन किया गया, इनकी हेल्प के लिए एक यहाँ पे जो आपकी इंडियन काउंसिल थी उसका गठन किया गया था, ठीक है, कि इनका ये मदद करेंगे। और इसके बाद क्या हुआ कि यह भारत राज्य सचिव ब्रिटेन की संसद का सदस्य होता था। कौन? जो आपके विधान परिषद का या इंडियन काउंसिल का सदस्य होता था वो कहाँ का होता था? तो वो ब्रिटिश संसद का मेंबर होता था, ठीक है। और ये कहाँ के प्रति जिम्मेदार होता था? अभी हमारे लोकसभा राज्यसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं वो किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? संसद के प्रति होते। ये कहाँ के प्रति जिम्मेदार थे? ब्रिटेन की संसद के प्रति, ये जो सचिव था, ठीक है। तो यहाँ पे बात कुछ ऐसी थी कि देखिए विक्टोरिया क्या कर रही थी, डायरेक्ट यहाँ पे अब शासन अपने हाथों में ले लिया था। तो थोड़ा सा इसे आप मैथमेटिक्स तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे विक्टोरिया महारानी बैठी हुई है ब्रिटेन की, ठीक है। यहाँ पे आ गए वायसराय साहब। अब मध्यस्थता का काम कौन कर रहा था? मध्यस्थता का काम भैया कर रहे थे ये सचिव जी। सचिव जी कहाँ के मेंबर थे? सचिव जी मेंबर थे कहाँ के? ब्रिटेन की संसद के मेंबर थे। इनके लिए 15 लोगों की एक टीम गठित की गई थी, ठीक है। तो ये 15 लोगों की जो टीम थी ना वो क्या करती थी कि इन्हें सलाह मशवरा देती थी कि क्या कैसे करना है और ये काम करते थे। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। और इसके आगे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार पढ़ेंगे और उसके बाद जो पार्लियामेंट्री सुधार है तो उनमें देखेंगे कि सचिव और वायसराय दोनों का नाम ऐड किया जाता था, ठीक है। आई होप कि ये आप समझ गए होंगे कि ब्रिटेन यहाँ पे बैठी थी, कहाँ पे? सबसे ऊपर, यानी ब्रिटेन की जो महारानी थी ये थी ब्रिटेन में, ठीक है, टॉप पे। बीच में मध्यस्थता का काम कौन कर रहा था? सचिव। भारत में जो रह रहे थे वो कौन थे? वायसराय थे, ठीक है। ये सचिव कहाँ के मेंबर होते थे? तो सचिव ब्रिटेन की संसद के मेंबर होते थे और ब्रिटेन की संसद के प्रति ही ये रिस्पॉन्सिबल होते थे। और इनके हेल्प के लिए या इनको जो रिपोर्ट पेश की जाती थी, इनकी जो सहायता की जाती थी, उनके लिए 15 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था, ठीक है। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। और यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ था? डायरेक्टली कुछ स्टेटमेंट ऐसे ही बनेंगे आपके। और अब आता है यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो थी ब्रिटेन के संसद के प्रति उत्तरदायी भी था और वायसराय को प्रांतों के गवर्नर की नियुक्ति के अधिकार प्रदान किए गए थे। यानी कि जो प्रांत के गवर्नर थे ना उनकी नियुक्ति के लिए किसको मतलब अधिकार दे दिया गया था? तो वायसराय को ही दे दिया गया था कि जितने भी प्रांत थे, क्योंकि पहले भी डायरकी सिस्टम इन्होंने पहले से ही लॉन्च कर दिया था, तो बाद में ख़त्म होती है उसके बाद फिर स्टार्ट कर दी जाती है, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का पद यहाँ से समाप्त हो जाता है। तो आपके लिए क्वेश्चन ये बनता है कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर इसका पद कब से लागू किया गया था? कौन से अधिनियम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पद की बात की गई थी? और सबसे बड़ी बात कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था, मतलब कि किस सेक्टर को ये देखता था, कमर्शियल या पॉलिटिकल, या तो उसके बाद जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था वो किसको देखता था, ठीक है। ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है और बताना ही है। और इसके बाद अब आता है आपका 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। देखिए जितनी मतलब ये है कि हाँ इनसे क्वेश्चन बनता है, मतलब ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो मैं उसको कवर करा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इतना आप पढ़ लेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आपके। अब आता है आपका 1861 का जो आपका आता है भारतीय परिषद अधिनियम आता है। पहले था भारत शासन अधिनियम था, अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, यहाँ पे भारतीय परिषद अधिनियम आता है। तो ये 3 आते हैं, ठीक है। 1861 में आता है, एक 92 में आता है और एक आप देखेंगे तो यहाँ पे 1909, ठीक है। फिर 1919 से फिर भारत शासन अधिनियम आता है। तो इनके बारे में हम लोग यदि बात करें, सबसे पहले आपका आता है 1861 का। एक कहानी के रूप में आप याद करिए कि 73 में क्या हुआ था, फिर 81 में क्या हुआ, फिर 84 में क्या हुआ, फिर उसके बाद जो 93 में क्या होता है। और उसके बाद मैंने 93 में एक बात बताई थी, दादा भाई नौरोजी ने उसी को आधार मान के एक स्टेटमेंट दिया था। क्या आप बता सकते हो कौन था? जो पहला वीडियो आप में से जो भी देखे होंगे वो इजीली आप लोग बता पाओगे कि दादा भाई नौरोजी जी का जो सिद्धांत था वो क्या था, उन्होंने क्या कहा था अंग्रेजों जो औपनिवेशिक शासन है उनके लिए। खैर आप लोग कोशिश करिएगा बताने की, आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1861 का जो ईस्वी का आपका भारत शासन अधिनियम है, इसमें आप देखोगे तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर दिया गया। हाँ, वो मैंने बताया था ना कि अब लॉलीपॉप देना ज़रूरी हो चुका था कि इंडिया वालों को कुछ हमें करना चाहिए, वरना इनसे हम बच नहीं पाएंगे।
ये ब्रिटिश ताज को क्या हो चुका था, महसूस हो चुका था कि यदि हमें इंडिया में शासन करना है तो इनके लिए कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल की एक कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया। भाई विस्तार क्यों किया, इनका क्या मकसद था, और यहाँ पे वो विस्तार तो करते ही हैं लेकिन इनकी जो संख्या थी ना, पद संख्या, उनको भी बढ़ाई गई कि अब इसमें से भारतीयों के लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई कि भैया ये फिक्स है कि इनमें इनको स्थान दिया जाए। ठीक है, लेकिन इतना आसान तो सारा काम था नहीं कि आपने जो किया, खैर भारतीय थे, बेचारे मासूम थे, उनको लगा कि ठीक है, हाँ ये ऐसा कर रहे हैं तो कुछ भलाई ही होगी और मान लेते हैं कि मतलब हमारे भले के लिए ही कर रहे होंगे। तो इन्होंने इसका विस्तार तो कर दिया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, विभागीय प्रणाली का भी इन्होंने प्रारंभ कर दिया। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी गई। अध्यादेश आपको पता है यहीं से लिया गया था, राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो यही सारे अधिनियम जो हैं। तो यहाँ पे पहले जब कभी आप राष्ट्रपति के बारे में लिखें या अध्यादेश से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आए तो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं कि जैसे 1861 में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की पावर दी गई थी, उसी तरीके से आज भारत के राष्ट्रपति को 123 आर्टिकल के तहत, यानी कि 1, 2, 3 आर्टिकल के तहत क्या दी गई है, यहाँ पे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और वहीं पे राज्य में बात करोगे आप तो 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की पावर दी गई है। तो इस तरीके से ये जो पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं, उसे लिंक भी करना हमें। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति किसे दे दी, अभी भारतीयों के लिए कुछ नहीं दिया, कार्यकारिणी परिषद का गठन किया, उसमें से कह दिया गया कि भैया कुछ मेंबर यहाँ पे भारतीय होंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि कुछ मेंबर जो होंगे वो भारतीय होंगे। लेकिन अब क्या होता है कि गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की भी यहाँ पे इनको दे दी जाती है, क्या शक्ति दे दी जाती है। तो ये आप देख रहे हो कि किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ नहीं है। यहाँ पे पूरा का पूरा ये क्या कर रहे हैं, अपने लिए ही, अपना ही विकास कर रहे हैं, और कुल मिला के ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं हमारे लिए। तो खैर यहाँ से आपको जो मेन चीज़ें हैं कि वायसराय को आपातकाल लागू करने की शक्ति या अध्यादेश जारी करने की, आपातकाल के टाइम में ऑब्वियस अध्यादेश जारी किया जाता है, तो यहाँ पे किस तरीके से दी जाती है, किस अधिनियम के थ्रू दी जाती है, ये स्टेटमेंट बना के दे दिया गया है कि 1861 के अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम में निम्न में से कौन कौन सी बातें सत्य हैं। तो वहाँ पे आपको फिर ये सारी चीज़ें ज्ञात करनी पड़ेगी, या कि मतलब जो आपका क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल इस पूरे एक्ट में आपको इतना ही जानना जरूरी है। और उसके बाद आते हैं आपका 1892 का भारत शासन अधिनियम था। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हुआ था, इसके तहत भारतीय, मतलब कि इस अधिनियम के तहत भारतीय प्रतिनिधियों को बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिए थे। इन्होंने बड़ा अच्छा काम किए थे। और उसके बाद क्या किया था यहाँ पे कि इन्होंने जो काम किया कि कुछ चीज़ें जो लिखी नहीं गई, मैं इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि प्लीज़ आप लोग नोट करते जाइए, जो इस PDF में नहीं लिखा गया है वो आप खुद से लिख ले, जो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो PDF के सहारे ना रहें, और ये PDF सिर्फ आपको दिखाए जा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है, इसलिए आपको जो मैं बता रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि बजट पूछा जाएगा, कि बजट पर बहस करने, यहाँ पे लिखा भी गया है कि बजट पर बहस करने या पूछने, प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन तो स्टेट PCS या वनडे लेवल के एग्जाम में ऐसे ही बनेगा, तो आपको बताना पड़ेगा 1892 के भारत परिषद अधिनियम, सॉरी भारत परिषद अधिनियम होगा यहाँ पे। ठीक है, तो लेकिन उसके पहले यदि पूछा गया आपसे कि यहाँ पे जो UPSC का स्टेटमेंट भी बनाएगा तो ये भी कुछ ऐसे ही बनाएगा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की भी शुरुआत यहीं से की गई थी। 1892 के अधिनियम से ही आपका क्या किया गया था, इनडायरेक्ट रूप से जो चुनाव होता है ना, उसकी तैयारी या उसका स्टार्टिंग जो हुआ था, श्री गणेश हुआ था, वो इसी अधिनियम के तहत कहीं ना कहीं किया गया था। और इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था।
इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे कि प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को क्या था कि जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति दी गई। गैर सरकारी सदस्य की जो यहाँ के मतलब जो ब्रिटेन से या ब्रिटेन के द्वारा नहीं चुने गए हैं उनको भी यदि इसमें ये छूट दी गई कि भैया इंडियंस को भी अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखोगे कि इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। लेकिन यहाँ पे चुनाव शब्द का जो अधिनियम में ना प्रयोग नहीं हुआ था। चुनाव का तो यहाँ पे इनडायरेक्ट रूप से चुनाव की बात की गई थी ना कि, और इसमें इनडायरेक्ट रूप से चुनाव की तो बात की गई थी, लेकिन कुछ यहाँ पे मेन जो बातें बताई गई है, जैसे जिला परिषद हो गया, नगर पालिका हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, व्यापार संघ हो गया, जमींदार हो गया, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हो गया, इनकी सिफारिश पर कोई और सिफारिश करेगा तो नहीं होगा। ये जितने का मैंने नाम लिया उनकी सिफारिश पर यदि होता वो गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिश करते हैं तो वहाँ पे उनकी नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, चुनाव वगैरह नहीं होगा, इनडायरेक्ट रूप से चुनाव होगा और उनको रखा जा सकता है। लेकिन इसीलिए बताया गया कि इसमें चुनाव नाम का कोई ऐसा वर्ड आया नहीं है। बस आप एक ऐसे समझने के लिए आप यहाँ पे बात कर सकते हो। अब आता है 1909 के अधिनियम की विशेषताएं, यानी कि 1909 का जो आपका था भारत शासन अधिनियम, या कि आप बात करोगे यहाँ पे कि इसमें 1909 में जो भारत परिषद अधिनियम था, यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन आप स्पेक्ट्रम का 279 शायद 279 में भी पेज से देखेंगे आप तो वहाँ पे कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। मतलब 200 के आगे ही है, आपको 200 आगे पेज मैं बता रही हूँ, पेज नंबर। ठीक है, तो वहाँ पे जाके देखेंगे तो ये जो 1909 की घटना है, 1919 की घटना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाई गई है कि अंग्रेजों की ना मंशा क्या थी, वो कर क्या रहे थे। बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। तो आपका होमवर्क है कि आप उसे पढ़ लीजिएगा प्लीज़, जिसके पास भी स्पेक्ट्रम हो तो आप वहाँ से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ में आएंगे। हालांकि जो आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, मैं उसको आपको बता देती हूँ। जिसमें क्या था कि सबसे पहला ही क्वेश्चन बनेगा आपका कि इस अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है। भैया इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता। अब यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि 1858 में ही कारनामा हो चुका था कि गवर्नर जनरल हटा दिए गए थे, वायसराय का नियुक्ति कर दी गई थी, उसी पद का नाम चेंज किया गया था, वायसराय कर दिया गया था। उसके लिए एक सचिव बनाया गया था। ठीक है, सचिव के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। तो अब यहाँ पे सचिव कौन थे, जो भी था, तो देखिए इसमें क्या था, जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाते हैं, ये भी लॉलीपॉप ही खिला रहे हैं हमें अभी। तो यहाँ पे जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है और इसमें क्या किया गया है कि इस अधिनियम के सुधार में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भारत सचिव मार्ले तथा वायसराय मिंटो के नाम से ही यह अधिनियम जाना जाता है। उस टाइम पे वायसराय कौन था और सचिव कौन था? वायसराय मिंटो थे और सचिव यहाँ पे मार्ले थे। पहले सचिव का नाम आता था, फिर किसका नाम आता था? वायसराय का नाम आता था। जब आए कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम तो आपको समझ जाना कि पहले सचिव का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद वायसराय का, तो ये सचिव है, ये वायसराय हुए। इन्हीं के उसमें क्या कहा गया कि कर कमलों के द्वारा या इन्हीं के उसमें से शासन में यहाँ पे एक अधिनियम लागू किया गया और इसके माध्यम से केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या जो 16 से 60 कर दी गई थी, मतलब 60 तक बढ़ा दी गई, जो केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई थी। ठीक है, और पहली बार क्या हुआ, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन के लिए ओ माय गॉड सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का कॉन्सेप्ट आ गया। इनका ना कुल मिला के मकसद यही था कि हम भारत में फूट डाल दें, कुछ और इनका मकसद नहीं था, क्योंकि इनको पता था कि यदि भारतीय एक रहे ना तो हम कुछ नहीं इनका उखाड़ पाएंगे, लेकिन भारतीय अलग अलग हो गए तो इनका ना हम सब कुछ बिगाड़ सकते हैं और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और यही इनकी मंशा थी। 1905 में इन्होंने बंगाल विभाजन किया था। क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने जो आधार दिया कि भैया प्रशासनिक कार्य अच्छे तरीके से नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट सही था कि प्रशासनिक कार्य अच्छे तरीके से नहीं हो रहे, लेकिन इन्होंने ये तो सिर्फ स्टेटमेंट दिया, इनकी मंशा कुछ और थी। इनकी मंशा ये थी कि यदि हिंदू और मुस्लिम को हम अलग करेंगे तो क्या होगा वहाँ पे कि उनमें फूट पड़ेगी।
मुसलमानों को बहुत अच्छी खासी ये छूट दे रहे थे कि भैया देखो हम तुम्हारे भले के लिए काम कर रहे हैं, और देखो हिंदू बहुसंख्यक है तुम्हें दबा रहे हैं। ऑब्वियसली उस टाइम पे मुस्लिम जो थे अल्पसंख्यक थे, आज भी इंडिया में मुस्लिम अल्पसंख्यक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि हम तुम्हारे लिए मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको भी लगा कि हाँ सही बात है, बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। जो विरोध में थे इनके, तो मतलब मुस्लिम भी विरोध में आ चुके थे। अच्छा खासा इन्होंने मतलब करने में, कांग्रेस पार्टी जो थी वो तो खैर इनका विरोध कर रही थी। मुस्लिमों को लग रहा था कि भैया इनका विरोध क्यों किया जा रहा, ये तो हमारे भले के लिए कर रहे हैं, इनकी काहे को बिल्कुल मतलब ये था कि हाँ ये क्यों परेशान हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी, यदि हमारे भले के लिए किया जा रहा है। लेकिन बाद में उनको भी समझ में आ चुका था कि ऐसा कुछ नहीं है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, तो सारी जितनी भी अंग्रेजों की सच्चाई थी ना, वो बाहर निकल के आ चुकी थी। इतना ज़्यादा यदि आंदोलन वगैरह हुए हैं, यदि इंडिया के लोग अनपढ़ होते हुए भी अपने देश के लिए इतना उनके अंदर राष्ट्रीयता आई है ना, तो कहीं ना कहीं उनकी सच्चाई जानने के बाद ही आई है। और स्पेक्ट्रम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरी बातें लिखी गई हैं कि किस तरीके से पहले तो मानते थे कि अजय है, अंग्रेज कुछ कर नहीं सकते इनका, मानते थे कि वो हमारे भले के लिए ही काम कर रहे हैं। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब मुसलमानों को भी समझ में आ चुका, क्योंकि टर्की का जो हाल किया था इन्होंने, खलीफा पद वगैरह समाप्त कर दिया था, इनसे मुसलमानों को तो भैया बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची। उसके बाद से यहाँ पे जो इनका मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे आर्थिक तंगी आ चुकी थी, तो वो सारी घटनाएं देखिए। यहाँ पे 1914 से आपका 1919 तक जो युद्ध होता है, प्रथम विश्व युद्ध, तो ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है। ठीक है कि बंगाल विभाजन यहाँ पे कर रहे हैं, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कुछ ही टाइम बाद जब प्रथम विश्व युद्ध होता, लोगों की आंखें खुलती हैं। भैया हिंदू मुसलमान औरत विद्यार्थी जितने भी थे सबकी आंखें खुल गई कि अब क्या होता। अब यहाँ पे पार्लियामेंट सुधार में ये जो मेन था ना, सांप्रदायिक निर्वाचन, सबसे इम्पोर्टेंट ये एक्ट में है सांप्रदायिक निर्वाचन की बात। और ये सांप्रदायिक निर्वाचन की बात जो है, तो इसके जनक भी आपको ये मिंटो ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को ही कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार बना है, इसलिए आपको याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी एक और एक्ट और आएगा जहाँ पे दोनों मतलब कि कई सारी कम्युनिटी के लिए अलग अलग निर्वाचन की बात की जाती है, लेकिन 1909 में जो किया गया था वो सिर्फ मुसलमानों के पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सांप्रदायिक निर्वाचन तो हुआ था, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के निर्वाचन की बात की गई थी। ठीक है कि जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर, यहाँ पे वर्ग के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र बनाने का इन्होंने प्रावधान किया, और यही सबसे बड़ा गलत काम किया था इन्होंने, सबसे घटिया काम किया था यही वाला। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है, मैं अभी आपको बता रही हूँ। देखिए इसमें जो ये मार्ले मिंटो सुधार है ना, इसमें आपके जो लॉर्ड मार्ले हैं उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने एक स्टेटमेंट में अपना ये कहा था कि ये जो सुधार हम कर रहे हैं बिल्कुल ब्रिटिशर्स टेंशन नहीं लेंगे। उनके लिए ये सांत्वना देते हुए कहा इन्होंने कि जो हम सुधार कर रहे हैं ना, तो सुधार ब्रिटिश राज्य को सुरक्षित मतलब नहीं कर देंगे, किंतु इन सुधारों से भारतीयों को कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। यानी कि हमें तो खैर ये है कि कोई इससे हमें प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन हमने ऐसा सुधार किया है कि भारतीयों को तो लाभ होने नहीं देंगे हम। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट था, कई बार स्टेटमेंट भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपकी बुद्धिमत्ता ये है कि इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए, क्योंकि ध्यान से सुनेंगे भी तो एक टाइम बाद स्किप हो जाएगा। इसलिए मार्ले मिंटो ने क्या कहा था इस अधिनियम के प्रति कि यहाँ से हमारा सुधार तो नहीं होगा, लेकिन साथ में ही भारतीयों का भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये मार्ले का सुधार मतलब स्टेटमेंट था। उसके बाद यहाँ पे मांटफोर्ड ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, और उन्होंने कहा था कि 1909 के सुधारों से भारतीय राजनीतिक प्रश्न का ना कोई हल हो सकता है और ना ही इससे वह मतलब हो सका है। यानी कि इससे कोई हल होगा नहीं और ना आगे होने वाला है। तो ये किसका सुधार था, मांटफोर्ड रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था कि जो 1909 का मतलब ये भारतीय राजनीति के सुधार के लिए आया था, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, हो तो भी उतना ही, ना हो तो भी उतना ही करके गए ये। तो ऐसा दिखाते थे कि हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन करते कुछ नहीं थे ये लोग। उसके बाद यहाँ पे ना के.एम. मुंशी ने भी आपको एक स्टेटमेंट में कहा था कि जो मार्ले मिंटो सुधारों ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला। कहीं हम उभर रहे थे, कहीं आंदोलन वगैरह अच्छे तरीके से चल रहा था, लोगों में ये कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ हम भी कुछ कर सकते, लेकिन इन्होंने तो सबको कुचल ही डाला।
कि यहाँ पे जो ये सुधार लाके जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर इन्होंने भैया सांप्रदायिक निर्वाचन की बात ही कर डाली, जो कि हमें टुकड़े टुकड़े में बांटने के बराबर था कि हम इनको क्या करें। उनकी यही पॉलिसी थी कि हम इनको अलग अलग उसमें बांटेंगे, और जब तक ये अलग अलग रहेंगे नहीं तो हमारा प्रॉफिट होगा नहीं। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, कई सारे सीरियल्स वगैरह आते देखे होंगे, आप लोग मूवी वगैरह देखे होंगे, इनका एक ही मकसद होता था, इनमें फूट डालना। यही था आपका मार्ले मिंटो सुधार का ये जो 1909 का था। तो प्लीज़ इस स्टेटमेंट को या इस जो एक्ट है इसको याद रखना, आपको मेजर बातें जो जो यहाँ पे होती हैं। अब इसके बाद आता है कि आपका जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम आता है या भारत शासन अधिनियम आता है कि यहाँ पे क्या क्या बातें कही गई थी। ठीक है, तो इसमें यदि आप देखोगे कि इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, अब यहाँ पे आप बहुत ही इजीली समझ सकते हैं कि मॉन्टेग्यू कौन थे, चेम्सफोर्ड कौन थे। तो इसे हम सबसे पहले कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, और इसी अधिनियम के माध्यम से केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का निर्माण हुआ, जो आज लोकसभा और राज्यसभा के रूप में है। यहाँ पे जब भी पूछा जाए कि डायरकी सिस्टम कहाँ से आई, तो ये कहाँ से आई आपकी, तो ये आपका आता है 1919 के अधिनियम से कि द्विसदनात्मक व्यवस्था को यहाँ अब अच्छे तरीके से लागू किया गया। ठीक है, और इसमें क्या किया गया यहाँ पे कि जो लॉर्ड आपके मॉन्टेग्यू थे, वो तो आपके पता है कि आपको भारत राज सचिव थे, चेम्सफोर्ड जो थे वायसराय थे, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात यहाँ पे मतलब इसका नाम दिया गया। और इसके बाद यहाँ पे जो द्वैध शासन की बात आई, उस समय क्या था कि लोकसभा को केंद्रीय विधानसभा और राज्यसभा को राज्य परिषद करके संबोधित किया जाता था। ये जो दो सिस्टम वाला था ना, तो जो लोकसभा थी उससे हम केंद्रीय विधान, जो आज की लोकसभा है पहले की केंद्रीय विधानसभा थी, और जो आज की राज्यसभा है वो राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। केंद्रीय विधानसभा में 140 सदस्य थे और जिनमें से 57 निर्वाचित सदस्य थे, और राज्य परिषद की आप बात करोगे तो 60 सदस्य थे। ये देखिए अभी 1909 में बढ़ाई गई थी ना उनकी संख्या, और उसके बाद जिसमें से क्या हुआ कि 33 निर्वाचित थे। और प्रांतीय बजट में क्या किया गया था कि प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग इसी अधिनियम के माध्यम से किया गया। तो यहाँ पे जो बजट सिस्टम है कि दोनों का बजट पहले एक साथ ही पेश होता था, लेकिन अब क्रांतीय बजट आपका जो था केंद्रीय, और जो आपका था यहाँ पे कौन सा था आपका जो राज्य का था और केंद्र का था, यानी कि प्रांत का और केंद्र का, इन बजट को क्या कर दिया गया, अब अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का इस अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया भैया, विस्तार कर दिया गया था। और विस्तार का मतलब क्या था, मैंने बताया ना कि 1909 में सिर्फ मुसलमानों के लिए था, लेकिन यहाँ पे इनको इतने से चैन पड़ी नहीं, इन्होंने कर दिया भैया कि मुसलमान तो ठीक है उनके लिए तो होगा ही, लेकिन सिख के लिए भी होगा, ईसाई के लिए भी होगा, यूरोपियन के लिए भी होगा, एग्लो इंडियन के लिए भी होगा। तो यहाँ पे जो एग्लो व्यक्ति हैं उनके लिए भी पृथक निर्वाचन की बात कर दी। आज आपको पता है कि आपके संविधान में ये सारी बातें मेंशन है कि यहाँ पे इनको कितनी, मतलब कि इन सबके लिए सीटें रिजर्व हैं, आपकी लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी, तो ये सबके लिए सीटें रिजर्व हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी जो नींव पड़ रही थी वो कहाँ से पड़ रही थी, कहीं ना कहीं देखिए कि इनमें निगेटिव तो नहीं देख सकते, लेकिन उस टाइम के लिए ये निगेटिव ही थे। आपको मतलब ये थोड़ा सोचना चाहिए कि अभी उस टाइम हमें चुनाव की नहीं पड़ी थी, उस टाइम हमें इनसे छुटकारा पाने की पड़ी थी, लेकिन ये कुछ और ही खेल खेल रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे ये हमें बस अलग करने के फिराक में थे, और इसीलिए ये सारे काम कर रहे थे। इनका कोई मंशा नहीं थी कि क्या होगा। हालांकि आज जो भी है कि यदि इनको नहीं दिया जाए तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे मतलब जो बहुसंख्यक है इनको दबाएंगे। तो जैसे हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है और वहाँ पे समझा भी है कि इन सबको देना भी कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि हमें रिजर्व सीटें इनको लिए करनी चाहिए, और ये इन्हीं के लिए या हमारे राष्ट्र के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन जिस टाइम हम पढ़ रहे हैं ना 1919 की घटना, 1909 की घटना, उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं, और उस टाइम उनकी मंशा कुछ और ही थी। ठीक है, तो इसलिए 1919 में क्या हुआ था और 1909 में क्या हुआ था कि सांप्रदायिक निर्वाचन तो हुआ लेकिन बढ़ा दिया गया था। ठीक है, डायरकी सिस्टम आया, यहाँ पे द्वैध शासन व्यवस्था आई। देखिए इसमें क्या हुआ था, द्वैध शासन में ना यहाँ पे दो चीजें इसमें रिजर्व की गई थी, एक था आरक्षित और एक था हस्तांतरित। आरक्षित का मतलब क्या था कि आरक्षित विषय के अंतर्गत आने वाले जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट थे
उन्हें क्या किया गया था कि जितने भी कार्य थे वो क्या करते थे कि गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद करते थे, जिसमें अधिक महत्व के मामले होते थे। आरक्षित में क्या किया गया कि काफ़ी इंपॉर्टेंस मामले रखे गए और इसको कौन देखता था, वो गवर्नर की आपके कार्यकारिणी परिषद देखती थी। लेकिन यहीं पे जैसे कुछ विषय भी है जो आप लिख लीजिए यहाँ पे। एक था वित्त, सेना और आपकी न्याय हो गया, सिंचाई हो गया, जेल हो गया। ये सारे काम कौन देखता था? गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद देखती। कहाँ पे आते थे? आरक्षित में आते थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट बनते हैं तो प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिएगा। मैं यहाँ पे कोई भगवत गीता नहीं सुना रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ, ओनली पेटी। इसलिए ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। एक एक शब्द उठा के पूछे जाते हैं कि इनके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते थे। यदि इंपॉर्टेंट विषय की बात की जा रही है तो कौन कौन से आ रहे हैं आपको याद रखना है, ज़्यादा नहीं, बस कुछ ही याद रखना है, ठीक है। जैसे सेना हो गया, वित्त हो गया, न्याय हो गया। आज केंद्र सरकार के अंदर कौन कौन से विषय आते हैं आपको पता होना चाहिए ना। आपकी जो 7वीं शेड्यूल है उसमें से 3 सूचियां हैं। 3 सूचियों में से एक तो आपकी है जो यहाँ की है केंद्र सरकार की सूची, एक राज्य की है, एक समवर्ती सूची है। इन सब में विषय डिफाइन किए गए ना। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी डिफाइन किए गए थे कि आएंगे यहाँ पे। और अब क्या होता है? हस्तांतरित। हस्तांतरित में जो आते हैं यहाँ पे विषय, इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी विषय थे उन्हें कौन देख रहा था? तो गवर्नर जनरल की जो सहायता करने के लिए बनी भारतीय मंत्रियों की टीम करती थी। नहीं कि जितने भी छोटे मोटे काम है इनको दे दो, भारतीयों को दे दो, इनके बस की बात नहीं। अंग्रेजों को क्या लगता है ना, हम बड़े होशियार हैं, भारतीय कुछ कर सकते नहीं, इनको दे दो, यही छोटे मोटे काम घटिया वाले दे दो, कोई वो नहीं है कि ये कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि अपने जितने इंपॉर्टेंस काम थे वो अपने हाथ में रख लिया, और उसके बाद जो भी ऐसे वैसे काम थे यहाँ पे मतलब रीजनल लेवल के थे उन्हें यहाँ पे दे दिया गया। तो ये कौन देखता था? हस्तांतरित विषय गवर्नर जनरल की जो सहायता के लिए भारतीय परिषद बना। भारतीयों को अभी हेड नहीं बनाया गया था, भारतीयों को उनमें एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। अभी जो हेड है ब्रिटिशर्स ही रहने वाले हैं, ठीक है। जिनमें क्या किया गया, कम महत्व वाले काम होते थे। जैसे कुछ लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे, इनमें भी हस्तांतरित में भी आपका एजुकेशन हो गया। और एक क्वेश्चन बनता है एजुकेशन से यहीं पे आपके लिए। और प्लीज़ जितने क्वेश्चन में पूछा करो ना, इतने टफ नहीं होते, कई बार मैं पढ़ा चुकी, साल भर से पढ़ रहे हैं। आप में से जो भी रेगुलर होंगे उनको पता होगा, रेगुलर नहीं है फिर भी आप लोग पढ़े होंगे, तैयारी कर रहे हैं, तो अब जैसे कि आपको पता नहीं पता तो कोशिश करिए पता करने की और आंसर ज़रूर दिया करिए। अभी बताइएगा कि जो एजुकेशन है पहले किस सूची में था और अब किस सूची में उसे लाया गया और किस अधिनियम के तहत लाया गया, ये आपका बताना है। कि शिक्षा पहले दूसरी मतलब कि अनुसूची में था, लेकिन उसे एक अधिनियम आता, मतलब भारत में क्या संविधान में संशोधन किया जाता है, भारत के संविधान में, और उस संविधान संशोधन के तहत उससे किसी जो जिस अधिनियम में था उस अधिनियम से मतलब कि जिस सूची में था उससे दूसरी सूची में ट्रांसफर किया जाता है। वो कौन सी सूची है आप बताओगे, ठीक है। और कौन सा संशोधन नंबर है इसको भी आपको बताना है। तो यहाँ पे शिक्षा थी, खेती था, स्थानीय स्वशासन, तो ये कुछ ऐसे काम थे जो कि भारतीयों को सौंपे गए। और इसी अधिनियम के तहत 10 वर्ष बाद एक रॉयल कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया। यानी कि 1919 के अधिनियम के तहत ही क्या किया गया था कि एक रॉयल कमीशन का गठन यहाँ पे किया जाना था 10 वर्ष बाद। लेकिन इनसे इंतजार तो हुआ नहीं, 10 वर्ष बहुत दूर की बात होते। 1927 में ही ये काम इन्होंने कर दिया। 1927 आता है आपका साइमन कमीशन, 10 वर्ष बाद करना था, ठीक है। लेकिन 1919 के बाद ऑब्वियस है कि 1929 में होता, लेकिन ये कहाँ पे हो गया? 1927 में, 2 साल पहले ही ये कर दिया गया साइमन कमीशन का गठन। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है आपको याद रखना, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि देखिए जो अभी हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करा रहा है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, ठीक है। यूपीएससी सिर्फ आपके आईएएस, आईपीएस या आईएफएस बस के एग्ज़ाम नहीं कराती है, एनडीए के भी कराती है, सीडीएस के एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराती है यूपीएससी ही। तो ये एक संस्था और जिसका गठन किया गया था, किसका? देखिए पहले तो भारतीयों को कि इसमें हम देंगे, मतलब सिविल सेवा में उनको भी प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई थी कि वो भी एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिया में जो ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया या स्टेट पब्लिक सर्विस का गठन किया गया, जिसके लिए हम बात करते हैं कि आर्टिकल 315 मतलब कि 315 आर्टिकल के तहत इसमें बात की गई है। तो ये कब किया गया, किस आयोग के तहत? तो ये 1919 का ही आयोग है, जहाँ पे आपका क्या किया गया था कि यहाँ पे कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था।
ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। और इसके लिए एक यहाँ पे कमेटी भी गठित की गई थी, ली कमीशन था शायद, कुछ ऐसे करके था। तो इस कमेटी का भी इसी के लिए गठित किया गया था। तो कई बार ये क्वेश्चन आपसे बन चुका है, ली आयोग जो था कि इसमें से यानी कि क्वेश्चन ये था कि आपका मतलब कई स्टेट बेसिस में पूछा गया, ठीक है, जो यूपीएससी है ना, किस अधिनियम के तहत या किस अधिनियम के तहत यहाँ पे इसका गठन किया गया था, तो 1919 का अधिनियम होगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसको बिल्कुल भी आप कहीं पे छाप लीजिए, एस्ट्रिक मार्क लगा लीजिए, कभी भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो 10 वर्ष बाद आना था, इंतजार तो हुआ नहीं, इतना इंतजार कौन करते हैं, 10 साल बहुत होते हैं। वो 27 नवंबर 1927 की घटना होती है और साइमन कमीशन का कर दिया जाता है शुभारंभ गठन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट आपको यही लिखना है, ये 1935 अभी नहीं आएगा, बहुत पीछे आएगा ये। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो होगा 1927 का साइमन कमीशन होगा। और यहाँ पे क्या हुआ था, संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने के लिए सर साइमन जॉन की अध्यक्षता में 1927 में, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, साइमन जॉन कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। तो कई बार क्वेश्चन आया है कि यहाँ पे साइमन कमीशन का गठन कब हुआ और भारत कब पहुंचा, स्ट्रिक मार्क लगा लीजिए और इसे छाप लीजिए। यहाँ पे ये 3 फरवरी 1928 को जो साइमन कमीशन है वो कहाँ पे आता है, भारत पहुंचता है। तो भारत ये कब पहुंचा था, 3 फरवरी 1928 को, जबकि इसका गठन हो चुका था 27 नवंबर को ही हो चुका था, 27 नवंबर 1927 को हो चुका था। लेकिन इसका ना बहुत बुरे तरीके से बहिष्कार किया गया था, बहुत ही बुरे तरीके से यहाँ पे बहिष्कार किया गया था, क्योंकि साइमन कमीशन का गठन तो किया गया था, मतलब इसकी जो नेतृत्व के लिए सर साइमन तो थे ही, और इसमें 7 सदस्यीय संवैधानिक आयोग के गठन की घोषणा यहाँ पे कर दी गई। आयोग के सभी सदस्य क्या थे, सबसे बड़ा बहिष्कार करने का रीजन पता क्या था, कि ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, एक भी यहाँ के इंडियंस को शामिल किया ही नहीं था इन्होंने। तो इसमें क्या हुआ कि जितने भी थे वो ब्रिटिश थे, और इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अदर जितनी भी स्थानीय पार्टी, उन सब ने इसका बहिष्कार किया। और इसमें से क्या होता है, आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट जो पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, यानी कि ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिश की। और यहाँ पे एक तो सारे के सारे ब्रिटिशर्स, बस इतना घटिया टाइप का रिपोर्ट इन्होंने अपना पेश किया, और पेश क्या किया कि जिससे हम पहले से ही उलझ रहे हैं जहाँ पे पहले से ही था कि कोई फायदा है नहीं। तो इसने क्या किया कि सांप्रदायिक निर्वाचन जारी रखा जाए भैया, भारत संघ की स्थापना की जाए, यानी कि ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना की जाए, और अपने फायदे के लिए ये भी देख रहे थे। और आयोग के जो यहाँ पे प्रस्ताव पर क्या किया गया कि विचार विमर्श, ऑब्वियस है कि अब आयोग ने अपना सिफारिश दी है तो विचार विमर्श तो किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे कि ब्रिटिश सरकार ने जो थी आपकी, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या की कि भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 यहाँ पे क्या करते हैं, ये गोलमेज सम्मेलन किए। ये क्या किए, साइमन कमीशन के बाद ही इनकी रिपोर्ट आती है। हालांकि साइमन कमीशन का सबने बहिष्कार किया था, ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या किया गया कि यहाँ पे इसी के मतलब विचार विमर्श करने के बाद 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। और यहाँ पे अब इसके आगे जो बात आएगी उससे आपको छाप लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, और इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर क्या किया गया कि संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया। और इसके विचार के लिए क्या किया गया, ब्रिटिश संसद की नियुक्ति प्रवर समिति के माध्यम से, मतलब कि प्रवर समिति जो थी, तो प्रवर समिति की इसमें आप देखोगे तो समक्ष रखा गया था, और इस समिति की जो सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम तो हो नहीं पाया था, तब जब इसको लागू करना था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए कहाँ, ब्रिटेन में ही हुए थे, ठीक है। 3 गोलमेज सम्मेलन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसी कौन सी पर्सनालिटी थी जो कि तीनों बार शामिल हुई है, और ऐसी कौन सी पर्सनालिटी थी जो कि गोलमेज सम्मेलन में पहले में शामिल नहीं हुई, दूसरे में शामिल हुई, फिर तीसरे में शामिल नहीं हुई। तो इसको आपको याद रखना है कि ऐसे भीमराव अंबेडकर जी थे जो कि आपके तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हैं।
ऐसे कौन से व्यक्ति थे? तो भीमराव अंबेडकर जी थे। वहीं पे गांधी जी जो थे पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाते हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए, अच्छी खासी इंसल्ट हुई और उसके बाद से क्योंकि वो अपना ही कर रहे थे, वो तो ब्रिटेन में रही थी, सबको लग रहा था गांधी जी गए कुछ करके आएंगे और गांधी जी जो आते हैं तो यहाँ पे कुछ और ही नज़ारा देखने को मिलता है। तो इसमें से आप देखेंगे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, तो जो दूसरा वाला था, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या है कि ऐसे गोल गोल बेंच होती है, ठीक है, यहाँ पे बीच में आपका ये टेबल रखा होगा, यहाँ से सब बैठे होंगे, ऐसे राउंड में बैठे रहते हैं, यहाँ पे एक बैठे, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे सब इधर ही मुंह करके बैठेंगे। तो इसमें से क्या हुआ, इसे ही गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बैठक में कोई हल नहीं निकला और ये दो जो इम्पोर्टेंट है तो इसको आपको याद रखना है। और इसके बाद आपका आता है 27 का, तो ठीक है, 27 के बाद अभी आपकी आएगी नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट के बाद आपका 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है, ठीक है। तो ये जितने भी सन है ना, सनवाइज पूरा हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे तो 1927 तक पहुंच जाएंगे। तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि 1928 के बाद क्या हुआ, 1929 में क्या हुआ, 1930 में क्या होता है, कम्युनल अवार्ड कब आता है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। 1935 में क्या हुआ, 1947 में क्या हुआ, और फाइनली जिद पे आ जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और वही किया हमने कि तुम कितना भी कर लो हमारे लिए, हम भी कम नहीं है और आज़ादी हम पा ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, आज़ादी तो ठीक है हमें मिल चुकी है, हमें अब सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। अभी आप में से जो भी ना बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, देखिए आप यदि थोड़ा सा मेहनत कर जाएंगे तो बहुत ईजी एग्ज़ाम होता है ये, पीटी निकालना बहुत आसान है। लेकिन यदि मेहनत करेंगे तो, क्योंकि वो जोड़ियाँ मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा देता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे ना, चाहे वो जियोग्राफी का हो चाहे पॉलिटी का हो, वहाँ पे जोड़ियाँ मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो इसलिए इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से रट्टा मार लेना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपके काम है, क्योंकि अभी जहाँ तक मुझे पता है अभी हाल फिलहाल में यही एग्ज़ाम आपका आने वाला 23 जनवरी को है, इसलिए आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर रहिए। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं। और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती है प्लीज़ आप पूछ सकते हो, और काफ़ी मतलब रट्टा मारने की जगह समझ के पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान होगा। एंड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसे हल करने की कोशिश कीजिए तो और अच्छा होगा।